हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का क्लासिफिकेशन या कवक का क्लासिफिकेशन बहुत तरह के क्लासिफिकेशन हैं और बहुत समय से ये क्लासिफिकेशन होते आ रहे हैं और अभी तक होते आ रहे हैं, यानी इसमें चेंजेस लगातार हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती है ऑर्गेनिज़म के बारे में, नए कैरेक्टर्स पता चलते हैं, इनके नए लक्षण, नई गुण पता चलते हैं, तो उनको वापस से उसको दोबारा से विभाजित करना पड़ता है। तो जो कवकों का जो क्लासिफिकेशन है वो लगातार चेंजेस से गुज़र रहा है और अभी भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले 1623 में बॉहिन ने अपनी पुस्तक पाइनेक्स थिएट्री बोटेनिसी उसमें कवकों का वर्णन किया था। लगभग 100 प्रजातियों का उसमें वर्णन उन्होंने किया है। तो उसके लगभग 100 साल बाद लिनियस ने 1735 में सारी जो फंजाई हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा। तो कवक जो नाम जो उन्होंने दिया और अलग ग्रुप में दिया, लेकिन उनका वर्गीकरण सबसे पहले इलियस फ्राइस ने किया और भी 100 साल बाद 1821 से 1831 के बीच में उनकी किताब आई है, सिस्टेमा माइकोलॉजिकम। उसके 3 वॉल्यूम्स छपे हैं इस दौरान। उसमें उन्होंने पहली बार कवकों का क्लासिफिकेशन किया है और उसको 4 भागों में बांटा। उसके बाद और भी कई क्लासिफिकेशन आए, लेकिन सिकार्डो का क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है, कोर्स में है, वो हम पढ़ेंगे क्योंकि सिकार्डो का जो क्लासिफिकेशन है जो 1882 में आया, जो उन्होंने अपनी पुस्तक सिल्लूस फंगोरम में दिया है और उनको 6 क्लासेस में बांटा है। तो वो काफ़ी विस्तृत अध्ययन के बाद दिया है और ये जो क्लासिफिकेशन है इनमें से 6 क्लासेस में से ये पहला नंबर जो है शाइजोमाइसिटीज़, इसको हम अभी फंजाई में नहीं रखते हैं, ये बैक्टीरिया इसमें रखते हैं, वो अलग है फंजाई से। बाकी ये जो 5 क्लासेस हैं मिक्सोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये आज भी जो नए क्लासिफिकेशंस आ गए हैं बहुत सारे, उन सभी में ये क्लासेस किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो इसलिए सिकार्डो का जो क्लासिफिकेशन का बहुत अधिक महत्व है कि उन्होंने जो विस्तृत बहुत सारी फंगस का अध्ययन करने के बाद क्लासिफिकेशन दिया, जो आज भी जिनकी क्लासेस मान्य हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे जो कोर्स में है वो नया है काफ़ी क्लासिफिकेशन। ये 1973 में एंसवर्थ ने अपनी पुस्तक द फंजाई एंड एडवांस ट्रेटाइज में दिया है। तो ये काफ़ी एडवांस है। एडवांस का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैरेक्टर्स पता चल गए उसके बाद और 100 साल निकल गए, तो हर 100 साल बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसलिए हमने ये एग्ज़ाम्पल जो 2 क्लासिफिकेशन चूज़ किए हैं सिलेबस में, वो सिकार्डो का और उसके 100 साल बाद लगभग एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन आया। तो उसमें क्या चेंज आया, तो हम ये देखते हैं कि सिकार्डो से जो इसमें शाइजोमाइसिटीज़ को छोड़ दें तो बाकी सारी इसमें क्लासेस सिकार्डो वाले ही हैं। तो इन्होंने इनकी जो एक रूपरेखा है एंसवर्थ की, एक संक्षेप में उसको हम देखते हैं। तो एक तो सबसे मोटा चेंज तो ये है कि इन्होंने सारी फंजाई को 2 भागों में बांटा है, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में फिर उन्होंने अलग से क्लासेस में उसको डिवाइड किया है, क्योंकि मिक्सोमाइकोटा को स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। तो ये प्रोटिस्टा में आते हैं और आजकल जो नए क्लासिफिकेशन है उसमें फंजाई से भी अलग और नए नए क्लासिफिकेशंस आ रहे हैं। तो
उस पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन पे ही फोकस करेंगे। तो एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन के अनुसार माइसिटी जो किंगडम दिया है उन्होंने, प्लांट किंगडम की जगह इन्होंने माइसिटी किंगडम दिया है और उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड करा है, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में ये फंगस आती हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, और यूमाइकोटा यानी ट्रू माइकोटा जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो यूमाइकोटा को फिर इन्होंने 5 सब डिवीज़न में डिवाइड करा है। ये हैं मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सिकार्डो का क्लासिफिकेशन है उसमें से मिक्सोमाइकोटिना को तो इन्होंने अलग कर ही दिया है, अलग डिवीज़न का दर्जा दिया है, और इनका जो दूसरा फाइकोमाइसिटीज़ जो क्लास थी उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, मेस्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना में। बाकी वही सिकार्डो वाली क्लासेस हैं। एस्कोमाइसिटीज़ को एस्कोमाइकोटिना डिवीज़न का दर्जा दे दिया है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है बेसिडोमाइकोटिना, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ड्यूटेरोमाइकोटिना के रूप में है। तो यही ग्रुप हैं, लेकिन इनको टेक्सा जो है वो इम्प्रूव कर दिया है इनका, क्योंकि किंगडम इन्होंने माइसिटी लिया है, इसलिए इनके डिवीज़न हो गए और डिवीज़न से फिर सब डिवीज़न बन गए। तो ये जो एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है, उन्होंने सबसे पहली बात तो नया चेंज इसमें है कि इन्होंने माइसिटी किंगडम का दर्जा दिया है और उसको 2 सब डिवीज़न में बांटा है, मिक्सोमाइकोटिना जिनमें सेल वॉल नहीं होती और यूमाइकोटिना जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो मिक्सोमाइकोटिना को फिर इन्होंने 3 भागों में बांटा है, 3 क्लासेस में बांटा है, एक्रेसियोमाइसिटीज़, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़, मिक्सोमाइसिटीज़ एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। ऐसे ही इन्होंने जो 5 सब डिवीज़न हैं उनको भी आगे फिर इन्होंने क्लासेस में डिवाइड करा है। मेस्टिगोमाइकोटिना को 3 क्लासेस में, काइट्रीडियोमाइसिटीज़, हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़ एंड ऊमाइसिटीज़, और जाइगोमाइकोटिना को 2 क्लासेस में बांटा है, जाइगोमाइसिटीज़ एंड ट्राइकोमाइसिटीज़, और एस्कोमाइकोटिना को 6 क्लासेस में डिवाइड करा है, हेमी एस्कोमाइसिटीज़, प्लेक्टोमाइसिटीज़, पायरिनोमाइसिटीज़, डिस्कोमाइसिटीज़, लेबोल्बिनियोमाइसिटीज़ एंड लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़। फिर है सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, इसको 3 भागों में बांटा है, 3 क्लासेस में, टीलियोमाइसिटीज़, हाइमिनोमाइसिटीज़, गेस्ट्रोमाइसिटीज़, और 5वां है फिर सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, इसको भी फिर 3 क्लासेस में बांटा है, ब्लास्टोमाइसिटीज़, हाइफोमाइसिटीज़ एंड सिलोमोमाइसिटीज़। तो ये जो सब इनको बांटने का जो कारण है, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्होंने इसको इस तरह से बांटा है। तो ये कैरेक्टर्स तो मैंने बताए आपको, मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना, आगे की और कैरेक्टर्स हम देखते हैं। मिक्सोमाइकोटिना में तो सेल वॉल नहीं होती और यूमाइकोटिना में सेल वॉल होती है। यूमाइकोटा में मिक्सोमाइकोटा को फिर इन्होंने 4 भागों में बांटा है, वो एक्रेसियोमाइसिटीज़, ये स्यूडो प्लाज्मोडियम होता है इसमें, जबकि बाकी जो 3 क्लासेस हैं उसमें प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम यानी नेकेड जीवद्रव्य होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, खाली सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये पूरे मिक्सोमाइकोटा में सेल वॉल एब्सेंट है। हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़ में ज़्यादातर जो नेट जैसा प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जबकि मिक्सोमाइसिटीज़ में जो जीवद्रव्य हैं ज़्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ में जो प्लाज्मोडियम है ज़्यादातर वो एंडोपैरासिटिक होते हैं, दूसरी कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, यानी पैरासिटिक होते हैं। फिर आता है यूमाइकोटा, इसमें पहला है मेस्टिगोमाइकोटिना। तो मेस्टिगो यानी फ्लैजेला, तो इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला पाए जाते हैं
तो फाइकोमाइसिटीज़ को यहाँ पे जो सेकार्डो का फाइकोमाइसिटीज़ है उसको दो भागों में इन्होंने बांटा है। एक तो है मेस्टिगोमाइकोटिना और दूसरा है जाइगोमाइकोटिना। तो मेस्टिगोमाइकोटिना में फ्लैजेला पाए जाते हैं और इसमें 3 क्लासेस में है। काइट्रीडियोमाइसिटीज़ में फ्लैजेला जो है पीछे की तरफ है, विप्लेश है। हाइफोकाइट्रियोमाइसिटीज़ में फ्लैजेला टेंसल प्रकार का होता है और आगे की तरफ होता है, जबकि ऊमाइसिटीज़ में 2 फ्लैजेला होते हैं और आगे की तरफ होते हैं। तो इसमें आपके एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोरा आपके कोर्स में है, ये आप पढ़ेंगे। ऊमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं जिसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। फिर है जाइगोमाइसिटीज़, जाइगोमाइकोटिना में 2 क्लासेस हैं, जाइगोमाइसिटीज़ एंड ट्राइकोमाइसिटी। तो जाइगोमाइसिटीज़ क्योंकि जाइगोमाइकोटिना में फ्लैजेला अनुपस्थित हैं। जाइगोमाइसिटीज़ में स्थलीय टेरेस्ट्रियल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि ट्राइकोमाइसिटीज़ जो हैं आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी होते हैं, इसलिए इनको डिवाइड करा है 2 भागों में। फिर उसके बाद है एस्कोमाइकोटिना। तो एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, डिटेरोमाइकोटिना और ये जाइगोमाइकोटिना, ये सारे जो हैं उनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजेला सिर्फ एक में ही पाए जाते हैं, मेस्टिगोमाइकोटिना में। यहाँ मेस्टिगोमाइकोटिना है ये, बाकी इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। लेकिन ये फाइकोमाइसिटीज़ जो मैंने अभी बताया आपको, जो सेकार्डो की फाइकोमाइसिटीज़ को 2 भागों में इन्होंने बांटा है, मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना। इनमें जो माइसीलियम होता है, कवक जाल, उसमें सेप्टा नहीं होते, सिनोसिटिक संकोची के सेल होते हैं, पटहीन ये माइसीलियम होता है। जबकि आगे के ये जो हैं एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, डिटेरोमाइकोटिना, ये तीनों जो सब डिवीज़न है इनमें सेल सेप्टा पाए जाते हैं। तो माइसीलियम जो है पट वाले होते हैं, तो इनको हायर फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड डिटेरोमाइकोटिना। जबकि ये लोअर फंजाई भी कहलाते हैं, मिक्सोमाइकोटा एंड फाइकोमाइसिटीज़ जो हैं, जिसमें जाइगोमाइकोटिना हो गया और मिक्सोमाइकोटिना और मेस्टिगोमाइकोटिना, ये तीनों जो हैं लोअर फंजाई में हैं, बाकी ये हायर फंजाई में एस्कोमाइकोटिना, जिसमें जो फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं। तो हायर फंजाई में यहाँ फ्लैजेला अनुपस्थित हैं और पट मिलते हैं इसके अंदर, फ्लैजेला के अंदर। तो यहाँ पर एस्कोमाइकोटिना में एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि अंतर्जात होते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। जबकि जो बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं उसमें बेसिडियो बीजाणु बनते हैं, जो कि बहिर्जात हैं, बेसिडियम के बाहर बीजाणु बनते हैं। तो इसलिए इनको अलग करा है, एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना। बीजाणु किस तरह से बनते हैं, एस्को बीजाणु अंतर्जात और बेसिडियो बीजाणु बहिर्जात, इसलिए ये 2 सब डिवीज़न है। और डिटेरोमाइकोटिना है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, यहाँ सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है डिटेरोमाइसिटीज़ में। तो अब हम बात करते हैं एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना को फिर इन्होंने 6 क्लासेस में बांटा है। तो ये भी किस आधार पर बांटा है, हेमी एस्कोमाइसिटीज़ में जो एस्कस होती हैं वो नग्न होती हैं, यानी उनके चारों तरफ कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है। फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो स्टेराइल माइसीलियम होते हैं, उनसे चारों तरफ उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, और फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय बनती है। तो हेमी एस्कोमाइसिटीज़ में फलनकाय नहीं बनती है, तो एसआई यहाँ पर नग्न होती हैं। प्लैक्टोमाइसिटीज़ में जो फलनकाय है वो एस्कोकार्प के रूप में होता है, और फलनकाय को एस्कोकार्प कहते हैं। फलनकाय जो बंद क्लिस्टोथीसियम के रूप में होता है, इसमें आप पढ़ोगे, एस्परजिलस आपके कोर्स में है उसकी लाइफ साइकिल। उसके बाद है पायरिनोमाइसिटीज़। पायरिनोमाइसिटीज़ में जो फलनकाय है, फ्रूटिंग बॉडी जिसको एस्कोकार्प कहते हैं, वो पेरिथीसियम प्रकार की होती है। और डिस्कोमाइसिटीज़ में जो फलनकाय है वो एपोथीसियम प्रकार का होता है। इसमें आप पेजाइजा पढ़ोगे क्लास में, लाइफ साइकिल इसकी।
और लेबोनबेनियोमाइसिटीज़ है जो कि आर्थ्रोपोडा के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में होते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज़ में पेरिथीसियम होती है। जबकि लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़, लास्ट जो इसकी क्लास है एस्कोमाइकोटिना की, उसमें फलनकाय एस्कोस्ट्रोमा के रूप में होता है। और एसआई जो हैं उसके ऊपर 2 कवर होते हैं, बाइट्यूनिकेट होती हैं। नेक्स्ट है फिर बेसिडियोमाइकोटिना। तो इसको हमने 3 भागों में किस तरह से डिवाइड करा है। टीलियोमाइसिटीज़, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो अनुपस्थित होती है, जैसे कि पहले नंबर जो एस्कोमाइकोटिना का था हेमी एस्कोमाइसिटीज़, उसमें फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है। ऐसे ही बेसिडियोमाइकोटिना में भी फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है। बेसिडियोमाइकोटिना के फर्स्ट जो क्लास है टीलियोमाइसिटीज़ में। तो बेसिडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी में नहीं होते, ओपन होते हैं। इसमें आप पढ़ोगे पक्सीनिया और अस्टिलेगो, रस्ट और स्मट इसी के अंदर आती हैं। हाइमेनियोमाइसिटीज़, इसमें बेसिडियोकार्प होता है यानी फ्रूटिंग बॉडी होती है। और इसमें आप पढ़ोगे एगेरिकस, मशरूम। फिर है गेस्ट्रोमाइसिटीज़, इसमें बेसिडियोकार्प उपस्थित होता है और जो फलन का है वो पूरी तरह से बंद होता है, इसमें ओपन नहीं होता। और ड्यूटेरोमाइकोटिना नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो इसमें भी 3 भागों में बांटा है इनको। ब्लास्टोमाइसिटीज़, इसमें कवक जाल अनुपस्थित होता है या बहुत ही कम विकसित होता है, यीस्ट की तरह से होता है। और दूसरी क्लासेस है हाइफोमाइसिटीज़। हाइफोमाइसिटीज़ में जो कवक जाल सुविकसित होता है, इसमें आप पढ़ेंगे ऑल्टरनेरिया, आपके कोर्स में है। इसमें फलन का जो फ्रूटिंग बॉडी है वो पिक्नीडिया या एसेरोलाई नहीं होती हैं, फलन काय बॉडी अनुपस्थित होती हैं। जबकि सिलोमोमाइसिटीज़ है, इसमें फलन काय होते हैं, जो पिक्नीडिया और एसेरोलाई होती हैं, फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन सेकार्डो का और एंसवर्थ का, दोनों क्लासिफिकेशन। तो सेकार्डो का क्लासिफिकेशन 6 भागों में बांटा है उन्होंने। साइजोमाइसिटीज़, मिक्सोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिसमें से साइजोमाइसिटीज़ के हटा के बाकी 5 जो क्लासेस हैं वो अभी भी नई क्लासिफिकेशन में भी किसी न किसी रूप में यूज़ होती हैं। और एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन में विशेष बात यह है कि इन्होंने किंगडम का दर्जा दिया है माइसिटी को और उसको 2 भागों में बांटा है। मिक्सोमाइकोस, जो बिना सेल वॉल वाले जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको मिक्सोमाइकोटा में अलग रखा है, जबकि ये डिवीज़न यूमाइकोटा जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनको अलग रखा है। थैंक यू।